हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लासों में हमने स्टेटमेंट और अजप्शन के क्वेश्चंस जो हैं 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए और बताया किस तरीके के ये सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपको इनको किस तरीके से आंसर करना है सही सवाल बनाने के लिए। देखिए, ये बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके का कथन आपको दिया गया है और कथन के अनुसार जो एजप्शन आपको दिए गए, जो धारणा आपको दी गई, क्या वो कथन के साथ तार्किक तौर पर संबंध बनाए रखती हैं या जो धारणाएं आपको दी गई वो कुछ अलग है। कथन अलग है, धारणाएं अलग है, इन सबको आपको देखना होता है। फिर जिस अनुसार आपको एजप्शन लगता है सही है गलत है कथन के अनुसार, उस तरीके से आपको जो है अपने सवाल का उत्तर देना होता है। तो आज के जो क्लास है उसमें हम और हमारे अन्य क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे स्टेटमेंट और अजप्शन को लेकर परीक्षा में पूछे गए, और क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, उन सब बातों को लेकर भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। तो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उनको पूर्णतः आपको सीखना है। कोई भी जो बातें आपको बताई जाती है उनको सीखिए, किस तरीके से सवाल जो है किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, उनको याद रखना है। ये जो सवाल होते हैं, ये जो प्रश्न होते हैं जो स्टेटमेंट और अजप्शन पर आधारित होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। इनको आप आराम से बना पाएंगे, किसी भी तरीके की चुनौती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बस आप कथन को अच्छे से समझिए, उसका तर्क समझिए और जो अजप्शन दिया हुआ है उसको भी तार्किक तौर पर देखिए कि कथन के साथ वो मेल खाता है या नहीं खाता है। तो आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। वह जो है हमारी प्रश्न संख्या 101, और उसके अनुसार फिर हम जो है आंसर करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द मैनेजर ऑफ परिधान कंपनी, जो परिधान कंपनी है उसका जो मैनेजर है, अनाउंस्ड वी आर गोइंग टू एक्सपेंड अवर कंपनी सो वी मस्ट अपॉइंट मोर टेलर्स। परिधान कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की, हम अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें और अधिक दर्जी नियुक्त करना चाहिए। हमें इसलिए और अधिक दर्जी की जो है नियुक्ति करनी चाहिए। एजप्शन और अनुमान क्या लगाए गए इसके ऊपर? देखिए, एग्जिस्टिंग टेलर्स आर अनेबल टू क्रिएट मॉडर्न डिजाइन। मौजूदा दर्जियों को मॉडर्न डिजाइन बनाने में असमर्थ हैं। देर विल बी मोर सेल्स आफ्टर एक्सपेंशन। विस्तार के बाद अधिक बिक्री होगी। बिफोर एक्सपेंडिंग मोर प्रोडक्शन नीड टू बी डन। विस्तार से पहले अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है। तो आप दोबारा कथन को देखिए और क्या बताया गया? द मैनेजर ऑफ परिधन कंपनी अनाउंस्ड वी आर गोइंग टू एक्सपेंड अवर कंपनी सो वी मस्ट अपॉइंट मोर टेलर्स। परिधन कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की, हम अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें और अधिक दर्जी नियुक्त करने होंगे या करने चाहिए। तो विस्तार करने जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? इन्हें दर्जियों की संख्या बढ़ानी होगी। तो क्या यहाँ से जो मौजूदा जो दर्जी हैं, जो इनके प्रेजेंट दर्जी हैं, जो मौजूदा टेलर हैं, उनको लेकर कोई बात करी गई क्या? उनको लेकर या उनकी किसी बात में लेकर बताया गया कि वो असमर्थ है किसी कार्य को लेकर? ऐसी कोई बात आपको यहाँ पर बताई नहीं गई है कि वह दर्जी जो है मॉडर्न डिज़ाइन बनाने में असमर्थ है, या किसी भी तरीके की जो बात मॉडर्न या जो दर्जियों को लेकर बताई गई है, डिज़ाइन को बताई गई है, वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग टेलर है, जो मौजूदा दर्जी को मॉडर्न डिज़ाइन बनाने में असमर्थ दिखाई है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। विस्तार के बाद अधिक बिक्री होगी। क्या विस्तार के बाद अधिक बिक्री होगी? बिफोर एक्सपेंडिंग मोर प्रोडक्शन नीड टू बी डन। विस्तार करने से पहले हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, विस्तार किया जाता है तो हम और लोगों को जो है नियुक्ति देते हैं या और लोगों को हम नौकरी पर रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है और उत्पादन जो है हमें अधिक उत्पादन करना होगा। तो विस्तार से पहले अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है, तो ये जो है ठीक हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक दुकान में 100 हर दिन का जो सामान बेचा जाता था वह 100 था। उस दुकान ने विस्तार कर कर एक और दुकान खोली, तो जाहिर सी बात है अब जो सामान जो विक्रेता होगा, जो ये सामान बेचा जाएगा, वो जो बिक्री होगी वह उसमें विस्तार होगा, यानी उसमें जो है वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है, एक्सपेंशन के बाद देयर विल बी मोर सेल्स आफ्टर एक्सपेंशन। विस्तार के बाद अधिक बिक्री होगी। तो यहाँ पर ये दोनों सही है हमारे, तो बी आंसर होगा। सेकंड और थर्ड निहित है। आगे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट अ प्राइवेट बैंक क्लेम्स, तो क्या प्राइवेट बैंक ने क्लेम किया? द बैंक ऑफर्स द बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स। कथन में एक निजी बैंक दावा करता है इस बैंक का घर के ऋण पर सबसे अच्छी ब्याज दर मिलती है। यानी ये बैंक जो है, अब मान लीजिए जो बैंक होते हैं वो अलग अलग तरीके के लोन्स देते हैं। अब कोई एक प्राइवेट बैंक है, उसने भी क्लेम कर दिया कि अगर आप इस बैंक से लोन लेते हो, और कौन सा लोन? घर बनाने का लोन जो है, हाउस लोन, होम लोन्स लेते हो, उसकी जो ब्याज दर है सबसे अच्छी आपको मिलेंगी। तो सबसे अच्छी ब्याज दर का मतलब है कि कम मिलेंगी और आपको कम ब्याज देना होगा। तभी तो वह उसके जो मान लीजिए उपभोक्ता हैं या जो कंज्यूमर हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, तभी तो लोग और आएंगे, उससे जुड़ेंगे कि उन्होंने ब्याज दर कम दी हुई है, राइट। तो अब बात की जाए प्राइवेट बैंक का जो दावा था क्या है? दिस बैंक ऑफर्स द बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स। इस बैंक को घर के ऋण पर सबसे अच्छी ब्याज दर मिलती है। असम्पशन, अनुमान क्या है? द बैंक सेट्स अ लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए घर के ऋण पर कम ब्याज दरें तय करता है। देयर आर मैनी पीपल्स हु टेक होम लोन। बहुत सारे लोग हैं जो ऋण लेना चाहते हैं, या फिर बात करें जो लोन लेना चाहते हैं। देखिए ये स्कीम क्यों निकाली गई? क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो होम लोन की तलाश में हैं और लोन लेना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने बताया कि जो है मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो ऋण लेना चाहते हैं, तो तभी उन्होंने होम लोन को लेकर जो ये सब दावे हैं ये सब किए और जो स्कीम है वो निकाली। तो यहाँ पर ये जो बात है ये ठीक हो जाएगी। देयर आर मैनी पीपल हु टुक होम लोन। रही बात पहले अजम्पशन, पहले अनुमान को लेकर, द बैंक सेट लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर। बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऋण पर कम ब्याज दरें तय करता है। तो ये जो है सही बात है। जब कम ब्याज दर तय करेगा तभी तो उसका ब्याज दर सबसे कम होगा और तभी लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, यानी बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों 1 और 2 निहित है, राइट। सो डी जो है परफेक्ट आंसर रहेगा। डी इज द आंसर, डी इसका जो है आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमित कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टू स्टूडेंट्स इन इजी वे। अमित छात्रों को जटिल गणितीय समस्याओं को आसान तरीके से समझा सकता है। तो अमित के पास क्या एबिलिटी है कि वो जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, यानी जो जटिल गणितीय समस्याएं हैं, उनको आसान तरीके से छात्रों को समझा सकता है। ऐसा अमित कर सकता है। अजम्पशन क्या है? मान्यता क्या है? अमित लाइक मैथमेटिक्स, अमित को मैथमेटिक्स पसंद है। अमित भौतिक विज्ञान भी पढ़ सकता है। अमित कैन ऑल्सो टीच, पढ़ा सकता है। अमित कैन ऑल्सो टीच फिजिक्स, राइट। जरा ध्यान से देखिए, अमित कैन एक्सप्लेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो जटिल जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जो जटिल गणित समस्याएं हैं, उनको आसान तरीके से समझा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन कर सकता है? जो गणित पढ़ता है, ये पढ़ाने का शौक रखता है और जिसे गणित पसंद है। तो अमित को गणित पसंद है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इस कथन के अनुसार बिल्कुल कि अमित जो है उसको गणित पसंद है। अगर अमित को गणित पसंद है तो क्या हमें यहाँ से अमित के बारे में जानकारी मिली कि अमित जो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स भी पढ़ा सकता है? तो ऐसी कोई जानकारी हमें अमित को लेकर नहीं मिली कि वह भौतिक विज्ञान या फिजिक्स पढ़ा सकता है। तो हम यहाँ पर ये कहें कि अमित भौतिक को पढ़ा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अमित कैन ऑल्सो टीच फिजिक्स नहीं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ अमित के बारे में पता चला कि वह गणित की जो जटिल समस्याएं हैं उनको आसान तरीके से समझा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। केवल मान्यता एक ही निहित है, क्योंकि यहाँ पर जो बात करी गई है वो सिर्फ एक की ही की गई है, गणित की ही की गई है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट, प्रश्न संख्या 104, कथन क्या है? द ट्रेन हैज अ कमेंट रिटन। ट्रेन पर एक टिप्पणी लिखी गई। द ट्रेन हैज अ कमेंट रिटन, ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट एन ऑफेंस। Traveling without ticket will carry a penalty of 5,000 rupees and a month jail. ट्रेन पर एक टिप्पणी लिखी गई है।
टिकट के बिना यात्रा एक अपराध है, टिकट के बिना यात्रा करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने की सजा या जेल होगी। तो इस तरीके से जो है ये एक वार्निंग के तौर पर लिखा गया है ट्रेन के ऊपर। नाउ मान्यता एग्जेप्शन क्या है? अ टिकट इज मैंडेटरी टू ट्रैवल इन अ ट्रेन। ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट अनिवार्य है। नो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन द पैसेंजर कैरिंग द टिकट। टिकट ले जाने वाले यात्री पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो ये बहुत आसान सा है, इसमें कोई आपको दिमाग भी नहीं लगाना, सीधा सीधा लिखा गया है। टिकट के बिना यात्रा करना एक अपराध है, जुर्म है। बिना टिकट के यात्रा करने पर 5,000 का जुर्माना और 1 महीने की सजा और जेल हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई जो टिकट लेकर जाएगा पैसेंजर, उसने कोई भी जो है अपराध नहीं किया है, तो सही बात है, टिकट ले जाने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरीके का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब किसी व्यक्ति कोई टिकट लेकर नहीं जा रहा है या किसी के पास टिकट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके जुर्म है, वो एक तरीके से अपराध है और उससे जो है जुर्माना वसूला जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टिकट यात्रा करने के लिए मैंडेटरी यानी अनिवार्य है, आवश्यक है। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। तो दोनों 1 और 2 अंतर्निहित हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। मान्यताओं में दोनों 1 और दोनों कथनों को अंतर्निहित है, क्योंकि यह कथन स्पष्ट है कि यात्रा के लिए अनिवार्य टिकट के बारे में एक चेतावनी लिखी गई है। वित्तीय दंड और 1 महीने की सजा भी टिकट के बिना यात्रा करने वाले यात्रियों का उल्लेख किया गया है, इसलिए टिकट ले जाने वाले यात्रियों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट कथन क्या? मोस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया डू नॉट फॉलो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। भारत में अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते। असम्पशन अनुमान कथन क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर आइडियल एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में कठिन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेफ्टी इज नॉट अ सीरियस कंसर्न। भारतीय अस्पताल प्रबंधक के अनुसार सुरक्षा एक गंभीर चिंता नहीं है या गंभीर चिंता का जो विषय नहीं है। तो आप मुझे इसमें बताना है। देखिए, भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं करते। मोस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया डू नॉट फॉलो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो क्या हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जो है मुश्किल है, या किसी भी तरीके की ऐसी कोई बात आपको यहाँ से पता चल रही है? कोई पता नहीं चल रहा है कि मुश्किल है या वो आदर्शवादी हैं, उन्हीं को मान्यता या उन्हीं को फॉलो किया जाए। तो यानी स्टेटमेंट 1 यानी जो असम्पशन 1 दिया हुआ है, इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है। अकॉर्डिंग टू इंडियन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेफ्टी इज नॉट अ सीरियस कंसर्न। तो इंडियन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या सेफ्टी एक जो बात कर रहे हैं सुरक्षा मानक है, वो जो है एक सीरियस कंसर्न नहीं है। तो देखिए, जो अधिकांश लोग अगर हॉस्पिटल ये फॉलो नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि अगर जो इंडियन हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये मानता है कि सेफ्टी जो है एक सीरियस कंसर्न नहीं है। तो इसमें बी जो है वो ठीक आंसर हो जाएगा। जब अधिकांश फॉलो ही नहीं कर रहे, तो उनका मानना तो यही रहेगा कि सेफ्टी जो है एक सीरियस कंसर्न नहीं है। प्रश्न संख्या 106 कथन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट क्या दी गई? यू हैव बीन अपॉइंटेड हियर एज अ ट्रेनी ऑन प्रोबेशन फॉर 6 months and your performance will be reviewed for a confirmation thereafter। आपके यहाँ पर 6 महीने के परिवीक्षा कला के लिए परीक्षक के रूप में यानी किसके रूप में? ट्रेनी के रूप में, परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके बाद आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। तो उसके बाद आपका जो प्रदर्शन है उसकी समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। असम्पशन मान्यता धारणा क्या? प्रायर टू द ट्रेनिंग पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब कैन नॉट बी फुली इवेल्युएटेड। परीक्षण अवधि से पहले किसी व्यक्ति के किसी विशेष कार्य के लिए प्रदर्शन पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ट्रेनीज ट्राई टू लर्न वेल टू कंफर्म द जॉब।
परीक्षु कार्य की पुष्टि करने के लिए एक अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। यह आपको उत्तर देना है। तो जरा ध्यान से पढ़िए उसको, लाइन को, और समझिए। यू हैव बीन अपॉइंटेड हेयर एज अ ट्रेनी, आपको यहाँ पर ट्रेनी के तौर पर, परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ऑन प्रोबेशन फॉर 6 मंथ, 6 महीने के परिवीक्षा कला के लिए, यानी 6 मंथ। एंड योर परफॉर्मेंस, और उसके बाद क्या होगा, आपकी जो प्रदर्शन है, आपका प्रदर्शन विल बी रिव्यूड फॉर कंफर्मेशन देयर आफ्टर, आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। प्रायर टू द ट्रेनिंग पीरियड, यानी परीक्षण अवधि से पहले, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब कैन नॉट बी फुली इवेल्युएटेड, तो किसी भी व्यक्ति के विशेष कार्य को लेकर प्रदर्शन पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये सही बात है। ट्रेनीज ट्राई टू लर्न वेल टू कंफर्म द जॉब, बिल्कुल। परीक्षु कार्य की पुष्टि करने के लिए अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक है, राइट। दोनों एग्जेप्शंस, दोनों जो धारणाएं दी गई हैं वो जो है स्वतः समझे जा सकते हैं इस संदर्भ में। ना क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कथन क्या दिया हुआ है। अ फिलोसोफर टेल्स पीपल द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ आर फाउंड फ्री। कथन क्या कहता है, एक दार्शनिक लोग से कहते हैं जीवन की सबसे सुंदर चीजें मुफ्त में मिलती हैं। A philosopher tells people the most beautiful things of life are found free. जीवन की सबसे सुंदर चीजें मुफ्त में मिलती हैं। Assumption, मान्यता क्या, Laughing and smile which connects people costs nothing. हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को जोड़ता है कुछ भी नहीं खर्च करता। Giving loves does not cost anything, rather everything can be found by it. प्यार देने में कुछ भी खर्च नहीं होता बल्कि सब कुछ इससे प्राप्त किया जा सकता है। ओनली एजप्शन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल मान्यता एक ही निहित है, या ना तो एक और ना ही दूसरी निहित है। नाइदर 1 नॉर 2 नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट। ओनली एजप्शन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल मान्यता एक, और डी ऑप्शन जो है दोनों। तो आपको इसमें सही आंसर देना है। तो देखिए, जो दार्शनिक है वो लोगों से कहते हैं जीवन की सबसे सुंदर चीजें मुफ्त में मिलती हैं। अब उन सबसे सुंदर चीजों में उन्होंने बोल दिया जैसे कि हंसना, लाफिंग, स्माइलिंग, मुस्कुराना। इनसे क्या होता है, हंसने मुस्कुराने से लोग जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ा जाता है, और लोगों को जोड़ा जाता है और इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता। तो यानी ये क्या है, ये मुफ्ती तो है, और ये क्या है, जीवन की सबसे सुंदर चीजों में से एक है। तो ये भी ट्रू है, यानी पहला जो हमारा मानना है या पहली धारणा है वो सही है। गिविंग लव डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, रेदर एवरीथिंग कैन बी फाउंड बाय इट, यानी प्यार देने से कुछ भी खर्च नहीं होता बल्कि सब कुछ इससे प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है वो पूर्णतः दी गई हैं। तो यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों 1 और 2 दोनों मान्यता कथन के संदर्भ में निहित है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट कथन क्या, मैनी यूथ सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस इंक्लूडिंग डायबिटीज, कई युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से पीड़ित हैं। यानी मैनी यूथ सफर फ्रॉम स्ट्रेस इंक्लूड्स डायबिटीज, यानी जो युवा है वो स्ट्रेस यानी तनाव से भी और उसके बाद डायबिटीज से भी यानी मधुमेह से भी पीड़ित हैं। असप्शन और मान्यता क्या है, स्ट्रेस कैन बी कॉज डायबिटीज, स्ट्रेस इज द ओनली कॉज ऑफ डायबिटीज, तनाव मधुमेह के कारण बन सकता है और तनाव ही मधुमेह का एकमात्र कारण है, ये आपको बताना है। देखिए, मैनी यूथ सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, जो स्ट्रेस है इंड्यूस्ड डायबिटीज, सॉरी, तो यहाँ पर बोलेंगे इंड्यूस्ड डायबिटीज, कई युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से पीड़ित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रेस कैन कॉज डायबिटीज, तो जो तनाव है वह मधुमेह यानी डायबिटीज का जो है कारण बन सकता है। पर क्या, मुझे ये बताइए, क्या तनाव ही एकमात्र कारण बन सकता है डायबिटीज का? नहीं, और भी जो है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, खान पान में अच्छा नहीं होना या उसमें किसी भी प्रकार की कमी रहना, और भी जो दूसरे जो
कारक होते हैं डायबिटीज के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन तनाव ही एकमात्र कारक हो सकता है डायबिटीज का, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारा एसेप्शन है, जो हमारी धारणा है, दूसरी धारणा, वो गलत हो जाएगी। वो पूरी तरीके से कथन के साथ अंतर्निहित या अंतर्निहित या पालन नहीं करती। तो ओनली वन, मतलब हम बात कर सकते हैं ओनली वन यानी केवल एक निहित है। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर, राइट। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 109 और क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट कथन के दिया, एक्सरसाइज इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। व्यायाम समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो व्यायाम करने से क्या होता है, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें समग्र रूप से सुधार होता है, यानी व्यायाम से एक्सरसाइज इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। एजप्शन, अनुमान क्या दिए गए। पहला एजप्शन क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट। सेरोटोनिन का स्तर बढ़ने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरा, एक्सरसाइज नेचुरली रिमूव्स टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। व्यायाम स्वाभाविक रूप से पसीने के रूप में विष्कत जो आपका विष्कत पदार्थ होते हैं, यानी जो टॉक्सिन होता है ना, पदार्थों को हटाता है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ, तो एक्सरसाइज से हमारे जो समग्र स्वास्थ्य है उसमें सुधार करता है। लेकिन हमें यहाँ पर सेरोटोनिन के बारे में नहीं बताया गया कि सेरोटोनिन निकलता है, उससे हमारे को हेल्थ बेनिफिट होती है। तो इस बारे में हमें कोई यहाँ पर जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिली है। तो हम यह अनुमान नहीं लगा सकते इस कथन को पढ़कर कि व्यायाम जो व्यायाम है समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो उससे हम ये नहीं निष्कर्ष निकाल सकते कि सेरोटोनिन का स्तर बढ़ने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। लेकिन आपको पता है व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है शरीर से। तो जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है या फॉर्म ऑफ पेस्पायर है ना, एक्सरसाइज नेचुरली रिमूव टॉक्सिन्स। तो हम बोल सकते हैं पसीना के फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास विषाक्त जो पदार्थ है उनको हमारा जो शरीर है निकाल देता है। तो हम कह सकते हैं ओनली बी, यानी केवल दूसरा अनुमानित ही है। जो पहला अनुमान है वो हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, बी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 110 स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा कथन, अ साइकोलॉजिस्ट tells his client that mobile addiction is a psychological disease। एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक या फिर आप बात कह सकते हो अपने मरीज को बताते हैं कि मोबाइल की लत एक मानसिक बीमारी है। एसेप्शन और मान्यता क्या, साइकोलॉजिस्ट ट्रीट साइकाइट्रिक डिजीज, यानी मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का उपचार करते हैं। सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी डिजीज, किसी भी बीमारी के लिए जो सर्जरी है वह सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, जो मनोवैज्ञानिक होता है, वो कौन सी बीमारी को ठीक करता है, मानसिक रोगों को, यानी मनोवैज्ञानिक, मन का विज्ञान, यानी आपके मानसिक जो आपके विचार हैं, जो आपकी मानसिकता है उसमें या फिर उसमें किसी भी तरीके की जो आपकी बीमारी है, अगर उससे आप ग्रस्त हैं, परेशान हैं, तो उसका जो इलाज है वो कौन करेगा, साइकोलॉजिस्ट करेगा। राइट, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकाइट्रिक डिजीज को ट्रीट करता है। और क्या सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी डिजीज। मान लो आपको सर्दी जुकाम हो गया, उसके लिए सर्जरी कर देनी चाहिए। सर दर्द हो गया, बुखार आ गया, सर्जरी। तो कोई सर्जरी को लेकर बात करेगी कि सर्जरी जो है सबसे अच्छा विकल्प होता है किसी भी बीमारी के लिए। तो ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही गई है सर्जरी को लेकर कि सर्जरी कोई अच्छा विकल्प है, सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी डिजीज। तो ये पूर्णतः गलत है। तो केवल पहला जो एजप्शन है, जो पहली धारणा है, वही निहित है, वही मान्य है कथन के अनुसार। तो जो डी ऑप्शन है आपका, वही सबसे सटीक और सबसे सही ऑप्शन होगा। तो डी जो है वह आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 111 स्टेटमेंट कथन क्या है, लाफ्टर थेरेपी इज द बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन। हंसी चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक दवा है। अजप्शन, मान्यता क्या, लाफिंग इज अ नॉर्मल एंड यूनिवर्सल एक्शन। हंसना एक सामान्य और सर्वभौमिक जो है प्रक्रिया है। लाफिंग रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इनटू आवर बॉडी दैट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम।
हंसी से हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन्स छोड़े जाते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या करेंगे आप बताइए, उसको मजबूत करते हैं। तो देखिए लफ हंसने देखा होगा आपने, सुबह अगर आपने पार्क में भी देखा हो, लोग लाफ्टर एक्सरसाइज करते हैं, एकदम खुल खुल के हंसते हैं। तो हंसना क्या है, हंसना नॉर्मल होता है, जाहिर सी बात है, हंसना एक सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है, तो इट्स अ यूनिवर्सल एक्शन और नॉर्मल एक्शन, तो ये भी सही बात है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये थेरेपी क्यों है, ये चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ का वैकल्पिक दवा क्यों है, अल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों है, बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों है। अब इसके बारे में जो पूर्णतः बात बताई गई है वो हमारे सेकंड जो है एजप्शन या सेकंड जो हमारी धारणा मान्यता है उसमें है। लाफिंग रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स इनटू आवर बॉडी दैट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। हंसने से हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन्स छोड़े जाते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करते हैं, तो ये भी सही बात है। यानी यहाँ पर दोनों अजप्शंस आपके सही है, दोनों मान्यताएं, दोनों धारणाएं सही हैं और निहित है कथन में पूर्णतः से। तो यानी डी ऑप्शन, यानी बोथ अजप्शन 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, तो जो डी है वो आपका सबसे सटीक और सबसे सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, राइट, पढ़िए इसको जरा। प्रश्न संख्या 112 कथन क्या दिया हुआ है, सस्टेनेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन विदाउट डिग्रेडिंग और डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल वाटर, सोइल, बायोडाइवर्सिटी, ऑयल, मिनरल्स। सतता का वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रथा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिना प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, तेल, खनिज को घटाए या नष्ट किए। तो इसको दोबारा पढ़ देते हैं। सस्टेनेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन विदाउट डिग्रेडिंग और डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज। यानी सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो हमारी करंट जनरेशन है, मीटिंग द करंट, जो अभी अभी हम बात करें वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बिना बर्बाद किए या बिना प्रकृति के संसाधनों को क्या करें, नष्ट किए हुए हम उनकी जो जरूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। सतता का वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है बिना प्राकृतिक संसाधनों को घटाए या नष्ट किए। अजप्शन क्या है, मान्यता क्या है, our lives and economies are independent on natural capital, are depend on natural capital which is made up of these natural resources and natural services and energy provided by the sun। कहने का मतलब है कि हमारा जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है इन सभी जो प्राकृतिक संसाधन दिखाए गए हैं, जो सब प्रकृति से हमें मिले हैं और जो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से। Just as everything, every investor knows we should invest our capital and life off on the interest or income it provides. To live sustainable, we need to do the same, protect our natural capital and live off our biological income। यानी जैसा प्रत्येक निवेशक क्या होता है, हर एक निवेशक सोचता है कि उसे जहाँ निवेश करना चाहिए वहाँ से उसे क्या मिले, मुनाफा हो, उससे आमदनी हो, और उसी प्रकार जीने के लिए हमें सस्टेनेबल यानी सतता को देखना होगा और हमें वैसा ही करना होगा या वही सोच रखनी होगी जो एक निवेशक रखता है। हमें हमारे जो नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाना होगा ताकि हम अपना जो जीवन है वह व्यापन कर पाए। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो बात करी गई है इन्वेस्टमेंट की। तो जो हमारे नेचुरल, हमें कहीं नहीं बताया गया कि सूरज से या कि इन सब से जो हमारे प्राकृतिक खनिज है, जो रिसोर्सेज है, वो यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते या ये करते। सिंपल सी बात है कि हमें इनको बचाना है ताकि हमारा जो जीवन है वो व्यापन हो पाए। तो सेकंड इज द, अब इसमें क्या होगा आपको एक, हाँ करेक्ट, इसको दोबारा पढ़ लीजिए। यानी हमारी जो लाइफ है और जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है, यानी जाहिर सी बात है वो नेचुरल कैपिटल पे डिपेंड करती है, राइट। एंड दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल सर्विसेज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन। ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि हम बिना इनको नष्ट किए, बिना इनको जो है घटाए, हम अपनी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। तो ए इज़ द राइट, पहला वाला जो है सही हो जाएगा, केवल अनुमान एक ही निहित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, 113, स्टेटमेंट और विवरण क्या। Will Jack become frustrated due to his continuous work without being involved in sport activities? क्या जैक निरंतर काम करने के कारण खेल की गतिविधियों में शामिल नहीं होने के कारण निराश हो जाएगा? यानी वह क्या कर रहा है, वह निरंतर काम कर रहा है और खेल की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है, तो इन सब के बिना क्या वह नाराज या निराश हो जाएगा? एजप्शन या मान्यता देख लेते हैं। हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, शारीरिक विकास स्वस्थ और समग्र विकास के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। राइट, तो आपको बताना है। नो, वर्किंग प्रोवाइड्स मनी एंड मनी कैन बाय एनीथिंग दैट गिव्स प्लेजर। नहीं, काम करने से पैसा मिलता है और पैसा सब कुछ खरीद सकता है जो आनंद देता है। तो ये जो है तर्क है, ये पूर्णतः गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्यों पूर्णतः गलत हो जाएगा? अगर वह फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि निरंतर काम करता रहेगा, वो अपने मानसिक अपने जो मस्तिष्क है उस पर दबाव डालेगा और उसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है देखभाल नहीं कर पाएगा, और स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक है तो जो शरीर है उस पर जो है पीड़ा आ सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि शारीरिक विकास और स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको अपना समग्र विकास करना है तो उसके साथ साथ आपको शारीरिक विकास भी करना होगा, जिसके लिए आपको व्यायाम भी करना होगा, खेल कूद में हिस्सा भी लेना होगा। तो कह सकते हैं ओनली एजप्शन वन इज स्ट्रॉन्ग, केवल मान्यता एक मजबूत है, वो हमारे तर्क के साथ, जो हमारे कथन है उसके तार्किक रूप के साथ सटीक बैठती है। ए, sports are beneficial for overall mental and physical development, therefore physical development is equally important for healthy, यहाँ पर लिखेंगे healthy and overall development, hence assumption one is strong। खेल समग्र मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत लाभकारी, इसलिए शारीरिक विकास स्वस्थ और समग्र विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल मान्यता एक मजबूत है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 114, स्टेटमेंट या क्वेश्चन नंबर 114, स्टेटमेंट कथन क्या देगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमारे पर्यावरण के प्राथमिक तत्वों की सुरक्षा मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमारे पर्यावरण के प्राथमिक तत्वों की सुरक्षा मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एजप्शन अनुमान क्या लगा सकते हैं। ब्रीथिंग हेल्दी, हैविंग abundant supply of drinking water and protection against harmful effects of goods are fundamental to our health। स्वस्थ श्वास लेना, पीने का पानी का प्रचुर मात्रा होना और वस्त्रों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा हमारे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत है। आगे, एयर पॉल्यूशन इज इमर्जिंग एज अ मेजर problem due to widespread domestic and industrial consumption of fossil fuels emitting large amount of smoke and sulfur dioxide। व्यापक घरेलू और अधिक जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण धूम्रपान और सल्फर डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा उत्सर्जित करने वाली वायु प्रदूषण का प्रमुख समस्या के रूप में उभर रही है। तो आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। ये आपके ऑप्शन है और ध्यान से देख लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमारे पर्यावरण के प्राथमिक तत्वों की सुरक्षा मानव संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रीथिंग हेल्दी, सांस लेना, हैविंग अबंडेंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की प्रचुर मात्रा होना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गुड्स और फंडामेंटल टू अवर लाइफ। तो यहाँ पर वस्त्र मतलब जो सामान है जो उन सब से है, हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा और हमारे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत है। तो हम ये कह सकते हैं, है ना, प्रोटेक्शन करना। लेकिन क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है वायु प्रदूषण को लेकर बात करी गई, उसके जो है खराब प्रभाव को लेकर बात करी गई? तो वायु प्रदूषण को लेकर और उसके प्रभाव को लेकर यहाँ पर किसी भी तरीके की बात आपको नहीं की गई है। राइट, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यानी ओनली एजप्शन वन, यानी कि जो आपका पहला विकल्प है वही ठीक होगा। तो ओनली एजप्शन वन इज इम्प्लिसिट, यानी विकल्प भी जो है केवल अनुमान एक ही स्वतः समझा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का,
स्टेटमेंट और विवरण क्या, द प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड टमाटोज हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर पास्ट 2 वीक्स इन दिल्ली। दिल्ली में प्याज और टमाटर की कीमत पिछले 2 सप्ताह से बिना बदलाव के रही हैं। असम्पशन और मान्यताएं क्या, प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड टमाटोज हैव चेंज्ड एल्सवेयर इन दिस 2 वीक्स। प्याज और टमाटरों की कीमतें इस 2 सप्ताह में अन्य जगह बदल गई हैं। द प्राइस ऑफ ऑनियन एंड टमाटो 2 वीक एगो वर डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रेजेंट प्राइस। प्याज और टमाटर की कीमतें 2 सप्ताह पहले उनके वर्तमान कीमतों से अलग थी। ये आपके अजम्पशन है, ये आपके ऑप्शंस है। देखिए जरा ध्यान से, पिछले 2 हफ्तों में कहने का यहाँ पर क्या कहा गया है, दिल्ली के अंदर प्याज और टमाटर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। तो यानी इससे पहले 2 हफ्ते से पहले क्या जो प्याज और टमाटर की कीमतें थी वो अलग थी, बिल्कुल अलग थी। तभी तो हमने बोला कि 2 हफ्तों से ही बदलाव नहीं आया है कीमतों में, यानी इससे पहले जो कीमतें थी वो कुछ और रही होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अजम्पशन जो 2 है, जो धारणा है दूसरी, वो सही है। अब बात हो रही है कि 2 हफ्तों से जो प्याज और टमाटर की कीमत है दिल्ली में कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या दिल्ली के बाहर, दिल्ली के अलावा कोई और अन्य जगह पर कोई बदलाव आया होगा? तो हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट और इस कथन के अनुसार कि दिल्ली के अलावा कोई अन्य जगह रही होगी जहां पर यह बदलाव आपको देखने के लिए दिखा होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, यानी दोनों जो सेंटेंस है, जो दोनों हम बात कर रहे हैं धारणाओं की, दोनों निहित है कथन के अनुसार। राइट, तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन और सॉल्व करे, टोटल 115 हमने यहाँ पर सवाल बनाए आपके साथ। तो सवाल बहुत आसान आते हैं, हम हर एक सवाल को काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ सकें किस तरीके से सवाल को बनाया जाता है। किसी भी तरीके की मुश्किल होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप हमसे मिलिए, हमसे पूछिए, हमसे साझा करिए, आपको हर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो आपको सवाल बताए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आज की क्लास में आप जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक आप जो है इन सवालों को अच्छे से अभ्यास करते रहिए और परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखिए। धन्यवाद।